आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी बैठक कैसे करनी चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और उसके ऊपर जो फेडरेशन बनती है CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उसकी कार्यकारिणी बैठक कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठक को समुदाय आधारित संगठनों के लिए दिल के रूप में माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट है, जो बैठक होती है, चाहे वो SHG की बैठक हो, चाहे वो ग्राम संगठन की बैठक हो, चाहे वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन या फिर ब्लॉक लेवल फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, स्टेट लेवल फेडरेशन, ये सभी को समुदाय संस्था बोलते हैं। इनकी जो बैठक होती है, यानी इनका जो बैठने का और काम करने का जो तरीका होता है, बैठक प्रक्रिया, उसको दिल के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इन समुदायों की बैठक को दिल के रूप में माना जाता है। आपको पता ही है कि हम दिल को कितना महत्व देते हैं। दिल अगर हमारा स्वस्थ यानी हेल्दी रहेगा तो दिमाग और बॉडी दोनों अच्छे से काम करेंगे, नहीं तो आप मरे हुए के समान होंगे। वैसे ही अगर आपके SHG, VO, CLF की इन सभी समुदाय आधारित ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग यानी बैठक आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेंगे, मरे हुए के समान होंगे। फिर चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, ग्राम संगठन हो, क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो, ब्लॉक लेवल फेडरेशन हो या ऊपर की कोई भी फेडरेशन हो। आपको SHG के, VO के, CLF के पंचसूत्र, अष्टसूत्र में पहला सूत्र भी यही बताया गया है कि नियमित बैठक करनी चाहिए, यानी नियमित बैठक करो। सबसे पहला सूत्र स्वयं सहायता समूह का, ग्राम संगठन का और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का यही होता है। पंचसूत्रों के बारे में मैंने अलग से वीडियो डालकर पहले ही बता रखा है, तो उनको आप देख सकते हो। दूसरा इसका पॉइंट है बैठक प्रक्रिया का कि CLF EC की बैठक महीने में 2 बार होनी चाहिए। CLF में जो EC सदस्य चुने जाते हैं उनकी बैठक महीने में 2 बार होनी चाहिए। डिटेल में जान लेते हैं। CLF की EC यानी एजुकेट कमेटी बैठक महीने में 2 बार होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं का ये संगठन बहुत सारे मुद्दों पर ये काम करता है, जैसे सोशल इंक्लूजन, सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जेंडर, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वाटर, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाइजीन, मार्केटिंग, लाइवलीहुड, फार्म, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, नॉन फार्म, CRBO कन्वर्जेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक प्रबंधन, कम्युनिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के। तो इन सब पे ये समुदाय आधारित जो CLF है ये इन पे काम करता है। इस तरह से अनेकों कार्य पर हमारा आजीविका मिशन काम करने के लिए CBO को मार्गदर्शन दे रहा है। तो बहनों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारी दीदी लोगों को बैठक में पहुंचने में 11 साढ़े 11 बज जाता है। घर परिवार के खुद के कार्यों से फ्री होकर आने में तो इतने सारे मुद्दों पर एक बैठक में चर्चा करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी दीदियां दूर के गांव ढाणियों से चल चल कर आती है। शाम को घर पर जिम्मेदारी के होते हुए 4-5 बजे फिर निकलना होता है। बैठक से फ्री होना होता है 5 बजे से या 6 बजे से पहले पहले। बीच में 1 घंटा खाना नाश्ता वगैरह के लिए भी चाहिए होता है। तो आप लोगों को बहुत कम समय मिलता है चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक CLF में कम से कम 14 से 15 ग्राम संगठनों की एक या दो दीदियां तो आती ही हैं। सभी की बात सुनने में और लागू करने में बहुत कम समय बच जाता है, और जो ज्यादा बोलने लायक हैं बोल सकते हैं, या पदाधिकारी वो अपने हिसाब से निर्णय कर लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए सभी महिलाओं का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में भागीदारी बाकी दीदियों की कम रह जाती है। यानी आप अगर एक मीटिंग करते हैं तो जो जिम्मेदार हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तो बोलने का ज्यादा मौका मिल जाता है, और बाकी दीदियां जो ग्राम संगठनों की पदाधिकारी है उनको कम मौका मिलता है। या फिर समूहों से, गांव में से और भी दीदियां जो कभी कभी आती है मीटिंग में, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और अपनापन भी कम होता है। इसलिए बैठक NRLM की दृष्टि से महीने में 1 बार बैठक करना इसी का जरूरी है। लेकिन 2 बैठक EC और RGB दोनों की एक अच्छी आदत है। अगर आप 2 मीटिंग करते हैं तो अच्छी आदत है, और नियम में भी यही है कि आपको कम से कम 2 मीटिंग करना ही चाहिए। RGB बैठक 1 से 15 तारीख तक करनी चाहिए, और EC बैठक 15 से 30 या 31 तारीख तक एक बार करनी चाहिए। CLF का ऑफिस महीने के
30 दिन खुला होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने ऊपर कार्य बताए थे वो तो रोजाना ही चलते रहेंगे। इसलिए रविवार की छुट्टी को छोड़कर सभी दिन सीएलएफ के पदाधिकारी, क्लस्टर मैनेजर, अकाउंटेंट, एसी, उद्यम सखी, एलआरपी, एआरपी या जो भी रिलेटेड पदाधिकारी हैं वो रोजाना क्लस्टर ऑफिस में उपस्थित होते ही हैं। दैनिक कार्यों, फ्यूचर योजनाएं बनाने के लिए आना इनका जरूरी होता है। और भी पदाधिकारी या फिर कम्युनिटी कैडर हो सकते हैं। ये इतने मैंने आपको मोटे मोटे पदाधिकारी और जिम्मेदार लोग होते हैं इनके बारे में बताया है। सबकी डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे पहले से ही डाले हुए हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। उसके अगला पॉइंट है ईसी की संख्या। ईसी की संख्या कितनी होती है, यानी कार्यकारिणी बैठक में कितने लोग आना चाहिए। यदि वीओ की संख्या 15 से अधिक है तो प्रत्येक वीओ से केवल एक प्रतिनिधि को ही ईसी की बैठक में भाग लेना चाहिए। यानी आपके ग्राम संगठन में सीएलएफ में ग्राम संगठनों की संख्या 15 तक है, 15 तक ग्राम संगठन जुड़े हुए हैं, तो एक सदस्य को, एक प्रतिनिधि को ही भाग लेना चाहिए। 15 से ज्यादा है तो, और अगर उससे मतलब ये हुआ कि अगर आपके सीएलएफ में ग्राम संगठनों की संख्या 15 है या उससे अधिक है तो प्रत्येक वीओ से एक सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से कोई भी सीएलएफ की बैठक में जाएगी। अगर अध्यक्ष ईमानदार है, सीएलएफ की मीटिंग में जो भी बातें होती है वो सभी बातें आकर सभी समूह की दीदियों को मीटिंग करके बताती है, तो उसको ही भेजना होता है। नहीं तो बदल बदल कर सभी को डिसीजन लेकर भेजना होता है, ताकि जो भी योजनाएं एनआरएलएम द्वारा आए सभी दीदियों तक पहुंचे। ठीक है, इस तरह से एक वीओ से एक दीदी ही सीएलएफ की बैठक में आना चाहिए। बदल बदल कर आए तो और ज्यादा अच्छा है, ताकि सभी महिलाओं में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आए। यदि 15 वीओ से ज्यादा आपके सीएलएफ में सदस्य है तो नहीं तो कम अगर है तो 2-2 सदस्य भी जा सकते हैं, यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उनमें से 2-2 सदस्य जा सकते हैं अगर ग्राम संगठन 15 से कम है तो। ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि 2-2, 3-3 लोगों को बुलाया गया तो बहुत भीड़ हो जाएगी, बैठने की दिक्कत होगी, बात करने की दिक्कत होगी, मॉनिटरिंग करने वालों को दिक्कत होगी, और सबसे जरूरी निर्णय लेने की दिक्कत होगी। इसलिए ज्यादा दीदियों को आना मना है। अगर 15 से कम वीओ है, 10 से 15 वीओ है तो 2-2 प्रतिनिधि को बुला सकते हैं। अगर इससे भी कम कहीं पर सीएलएफ में वीओ है, वैसे तो संभावना नहीं है 10 से कम वीओ का सीएलएफ बनाना, फिर भी कई जगह पोजीशन ऐसी हो जाती है तो बनाना भी पड़ जाता है। जैसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे महिलाएं कम जुड़ी हुई है या दूर दूर से महिलाएं जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे 10-12 ग्राम संगठनों में से भी एक सीएलएफ बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे आप इस पोजीशन में अगर बने हुए हैं तो वहाँ 3-3 सदस्यों को प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या वीओ, लेखापाल को मीटिंग में बुला सकते हैं। अगला पॉइंट है बैठक प्रक्रिया का, कि सीएलएफ की बैठक से पहले ही तारीख, समय और स्थान तय कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? सभी दीदियों को कार्यवाही शुरू करने में कठिनाई ना हो, इसलिए जो सीएलएफ के पदाधिकारी हैं या अकाउंटेंट, सीएम एटसेट्रा जो भी है, उनका पूर्व में ही सब कुछ तय कर लेना चाहिए। सभी दीदियों को मैसेज भेजें। आजकल तो व्हाट्सएप की सुविधा है, तो सभी बहनों को एक साथ ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना चाहिए। हमारे एसएचजी में, वीओ में, सीएलएफ में 4-5 तरह के नियम भी होते हैं जिनको दीदी लोग फॉलो करती हैं। इन नियमों को हम मैनेजमेंट, मीटिंग, फाइनेंस इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन नाम से बोलते हैं, जिनके आधार पर हमारी ये संस्थाएं चलती है। एसएचजी, वीओ, सीएलएफ में हमारे ये 4 नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम है बैठक नियम, तो तारीख तय करके रखनी चाहिए। आज मैं आपको सिर्फ बैठक के बारे में बता रही हूँ। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी। आज हम सिर्फ बैठक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो पहला नियम मैनेजमेंट, दूसरा नियम मीटिंग होता है। तो हम मीटिंग के बारे में यानी बैठक के बारे में, मीटिंग को हिंदी में बैठक बोलते हैं, मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक नियम, बैठक नियम तो तारीख तय करके रखनी चाहिए, समय पहले से तय करके रखना चाहिए, स्थान तय करके रखना चाहिए, ताकि दूर दराज से आने वाली दीदियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगला पॉइंट है सीएलएफ ईसी बैठक के लिए सीएलएफ कर्मचारी आवश्यक व्यवस्था को तैयार करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों? सीएलएफ की बैठक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें एवं चीजें अगर प्रॉपर तरीके से बैठक की तैयारी नहीं होगी तो बैठक
छूट जाएगी CLF की। जो भी जिम्मेदार दीदी जैसे CM यानी क्लस्टर मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट हो या CLF के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठक की व्यवस्था में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। CLF के जो मेन पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष और अकाउंटेंट और क्लस्टर मैनेजर। तो उनको ये सारी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और सब अपने अपने हिस्से में जो जो काम आए उस हिसाब से ये व्यवस्था करनी चाहिए। अब व्यवस्था के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है देख लेते हैं। सबसे पहली व्यवस्था है बोर्ड। बैठक का एजेंडा लिखने के लिए एक बोर्ड व चौक की आवश्यकता होती है। बैठने की व्यवस्था, बैठने के लिए बड़ी सी दरी और बड़ा हॉल हो जिसमें 40 से 50 दीदियां एक साथ बैठ सकें, क्योंकि 20 से 25 VO की पदाधिकारी दीदियां अगर एक एक दो दो आती हैं, CLF स्टाफ, ब्लॉक स्टाफ भी उसमें बैठता है। टेबल चेयर 2-3 और एक प्रॉपर पैनल में मीटिंग हो, इस तरह से CLF ऑफिस मीटिंग हॉल को सुसज्जित रखा होना चाहिए। वहाँ साफ सफाई का खास ध्यान देना चाहिए। जो दीदियां बैठक में आए उनको भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अकाउंटेंट, क्लस्टर मैनेजर दीदियां ही इस चीज का ध्यान रखेगी। जो EC सदस्य या फिर जो ग्राम संगठनों की पदाधिकारी, RGB सदस्य आती हैं, उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे साफ सफाई, क्योंकि अगर वही ये साफ सफाई का ध्यान रखेगी तो एजेंडे का काम कब करेगी। तो सभी का ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे। अगला इसमें होता है पीने का पानी। पीने का पानी भी साफ व किसी टंकी या मटके में सही स्थान पर होना चाहिए। शौचालय बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इतनी सारी दीदियां वहां पर इकट्ठी होती हैं, उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी साथ में आ सकते हैं। तो टॉयलेट की व्यवस्था अगर किसी जगह पर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शौचालय यानी टॉयलेट बहुत ही जरूरी बात है और उसकी साफ सफाई का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब छोटे बच्चों की बात जहाँ तक है तो कुछ दीदियों के बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीने वाले होते हैं, तो बच्चे अगर साथ में आएंगे तो टॉयलेट की दिक्कत तो आएगी। कुछ दीदियां ऐसी है जिनके घर में बच्चों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं होता, तो उनको भी बच्चों को साथ में लाना होता है, तो उनके लिए भी टॉयलेट की सबसे जरूरी चीज है। इतनी सारी दीदियों के लिए 2-3 टॉयलेट अगर एक ही स्थान पर सामूहिक बनवा दिए जाए तो सबसे अच्छा होगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था करवा सकते हैं तो आप करवा लीजिए, क्योंकि टॉयलेट सबसे जरूरी चीज है। उसके अगला पॉइंट है इसमें नाश्ता या दोपहर का भोजन। ये हम सब पॉइंट की बात कर रहे हैं इसमें, जैसे हिस्सेदारी में क्या क्या व्यवस्था के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसको हम देख रहे हैं। नाश्ता, दिन भर वहाँ दीदी लोग बैठकर मीटिंग अटेंड करती है, तो नाश्ता या दोपहर का भोजन भी उनके लिए आवश्यक है। अगर सादा खाना सभी दीदियों को दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में दीदियां घर परिवार में तो सभी को भोजन करवा देती हैं, खुद भोजन नहीं कर पाती है, तो भोजन की व्यवस्था करना ही अति उत्तम होता है। और 2 बार चाय या कॉफी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे जरूरी व्यवस्था सैनिटरी नेपकिन की एक दुकान या स्टॉल वहां पर CLF ऑफिस में SHG बहनों द्वारा ही लगानी चाहिए, क्योंकि सैनिटरी नेपकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। इतनी सारी दीदियां हैं, उनमें किसी न किसी दीदी को इसकी जरूरत रहती है। तो ये मेरा पर्सनली विचार है, अगर आप सैनिटरी नेपकिन की वहां पर दुकान या स्टॉल CLF ऑफिस में SHG बहनों द्वारा ही लगा लेंगे तो आने वाली दीदियों को दिक्कत भी नहीं होगी और एक SHG दीदी को आजीविका का काम भी मिल जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उन्हीं में से एक दीदी को स्टॉल भी लगवा सकते हैं। तो ये थी बैठक की व्यवस्था जो दीदी लोगों के लिए करके रखनी चाहिए, और ये सब मिलकर प्यार प्रेम से करना चाहिए ताकि सभी दीदियों का जो SHG बनाने का उद्देश्य भी साथ साथ में पूरा हो जाएगी। SHG क्यों बनाते हैं? ताकि महिलाओं में आपस में प्यार प्रेम बढ़े और वो आत्मनिर्भर बन सके और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए SHG बनाए जाते हैं। तो ये उद्देश्य भी साथ साथ में पूरा हो। अगला पॉइंट है इसमें बैठक प्रक्रिया में सभी EC सदस्यों को EC बैठक के लिए निम्नलिखित चीजें अपने साथ लानी चाहिए। अब कौन कौन सी चीजें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। EC बैठक में, कार्यकारिणी समिति बैठक में अगर VO पदाधिकारी दीदियां अगर प्रतिनिधि बनकर जा रही हैं संकुल में, तो उनको जरूरी सभी दस्तावेज एवं चीजें लेकर ही जाना चाहिए। अभी जरूरी दस्तावेज क्या क्या है दीदी लोगों को पहले ही बता देना चाहिए।
कि इन चीजों को साथ में हर हाल में लाना चाहिए, ये अपनी हर महीने आदत में डाल लेना चाहिए। ये सीएलएफ की जिम्मेदारी है बताना, समझाना। ये जरूरी चीजें क्या क्या हैं जानते हैं। एक दो बार आप बता दोगे तो उसके बाद तो दीदियां जिम्मेदार खुद हो जाएंगी, लेकिन सीएलएफ को ये जरूरी बताना होता है कि ये सामान आपको साथ में हमेशा लेकर आना होता है। अभी जरूरी चीजें जान लेते हैं। वीओ, एमपीआर, डीसीबी, पासबुक यानी पुस्तक, ऋण या किस्त प्लस ब्याज, वो भी चेक द्वारा, आदि आदि। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। वीओ एमपीआर क्या होता है? जिस भी गांव से जिस ग्राम संगठन यानी वीओ से आते हैं उसका एमपीआर लेकर आना चाहिए। एमपीआर यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे आप एसएचजी का एमपीआर देते हो ग्राम संगठन में, वैसे ही ग्राम संगठन का एमपीआर आप सीएलएफ में देते हो, जिसको बोलते हो एमपीआर यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपने महीने में क्या लेना देना किया। वीओ का उस रनिंग मंथ का पूरा लेखा जोखा अंकित किया हुआ होता है। ऐसा नहीं कि खाली पेज एमपीआर का फाड़ा और ले गए, वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। पूरा अच्छे से अंत तक मासिक प्रतिवेदन भरा हुआ, तलपट निकाला हुआ लेकर आना चाहिए। और एक पासबुक यानी सीएलएफ की हर वीओ को एक पास पुस्तक दी होती है, जिसको दीदियां कहीं कहीं पर डायरी भी बोलती हैं। एसएचजी में सदस्यों को डायरी या पास पुस्तक दी जाती है। ग्राम संगठन में समूह की सदस्य डायरी होती है और पास पुस्तक होती है। वैसे ही ग्राम संगठन को भी सीएलएफ द्वारा पास पुस्तक दी जाती है, जिसमें बचत, ऋण, लेन देन लिखा होता है, जो वीओ दीदियों को इन फ्यूचर याद रहे। इस पासबुक को जरूर से याद से साथ लेकर आना चाहिए। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी दीदी इसी बैठक में आए। और ये इसलिए होती है पास पुस्तक, ताकि जैसे इस महीने आपने कुछ भी लेखा जोखा किया तो 6 महीने बाद आपको याद रहने वाला नहीं है, इसलिए ये पास पुस्तक में एंट्री हो जाती है। और वहाँ पे जो अकाउंटेंट दीदियां हैं और जो सचिव दीदी हैं वो वहाँ पे लेखा जोखा करके आपको इसमें दे देंगी। उससे अगला ऋण, किस्त, ब्याज, बचत क्या होता है? अगर वो सीएलएफ में बचत जमा करना चाहे तो वो सीएलएफ द्वारा दिए हुए पैसे का ब्याज जो निर्धारित हुआ हो, वो बाकी सीएलएफ द्वारा नया ऋण मिला हो उसका ब्याज व तय किस्त चेक द्वारा अच्छे से चेक में भरकर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर अच्छे से करवाकर लेकर जाना चाहिए। जैसे आपने समूह से ऋण ले रखा है, उसको भी आप समूह में किस्त ब्याज सहित देती हो। वैसे ग्राम संगठन से अगर आपने सीआईएफ का पैसा या फिर कोई और पैसा, आजीविका संवर्धन का कोई पैसा ले रखा है, तो उसके लिए आप समूह वाली दीदियां ग्राम संगठन में जाती हो किस्त ब्याज लेकर। वैसे ही ग्राम संगठन भी अगर आप सीएलएफ में बचत जमा करना चाहती हो, जैसे आपको जो ब्याज मिलता है समूह से, उसमें से अगर आप बचत जमा करना चाहती हो सीएलएफ में, वो भी ले जा सकती हो। या फिर सीएलएफ से किसी भी तरह का ऋण आपके ग्राम संगठन ने ले रखा है तो उसको ब्याज और किस्त सहित लेकर जाना होता है। और तय किस्त चेक द्वारा अच्छे से चेक में भरकर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर अच्छे से करवाकर, ऐसा नहीं कि पैसा आप कैश में लेके जाएं, चेक द्वारा ही लेकर जाना होता है। और आपके जो भी पदाधिकारी आपके चेक पे साइन करते हैं उनके अच्छे से चेक पे साइन करवा के, और उस सीएलएफ जितना भी पैसा सीएलएफ में उस महीने देना हो उसका पूरा पैसा चेक में अंकित करके देना चाहिए। अगर कोई दीदी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या यूपीआई से या नेफ्ट द्वारा किया है तो उसका सबूत या प्रमाण लेकर जाना चाहिए। जहां तक कोशिश हो आप चेक में भर के पैसा लेके जाएं। अगर कोई दीदी जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करती है या यूपीआई, फोन पे, गूगल पे या इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट करती है या नेफ्ट द्वारा करती है या और किसी भी तरीके से पेमेंट करती है तो उसका सबूत यानी प्रमाण लेकर जाना चाहिए। अब बात करते हैं डीसीबी। डीसीबी क्या होती है? यानी डिमांड कलेक्शन बैलेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीसीबी। ग्राम संगठन की अपनी निधि से यानी सीआईएफ, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड से या लाइवलीहुड फंड कहीं कहीं पर मिलता है उससे, और वीआरएफ का पैसा भी ग्राम संगठनों को मिलता है। वीआरएफ यानी वल्नरेबल रिडक्शन फंड, आपदा कोष इसको हिंदी में बोलते हैं। और डिटेल में वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाला हुआ है कि वीआरएफ किसको बोलते हैं, लाइवलीहुड फंड किसको बोलते हैं, सीआईएफ फंड क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में चैनल पे पहले वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वीआरएफ फंड भी वीओ में होता है, या और किसी भी प्रकार का पैसा, चाहे पेनल्टी हो यानी पैसे का स्रोत कोई भी हो, वीओ द्वारा एसएचजी को जो भी जिस तरह का भी पैसा दिया रहता है उसका एक रजिस्ट्री
कलेक्शन बैलेंस रजिस्टर होता है, उसको डीसीबी यानी डिमांड कलेक्शन बैलेंस बोलते हैं। ये एक बुक होती है ग्राम संगठन में, उसमें डीसीबी बुक होती है, उसमें सारा लेखा जोखा लिखा जाता है और उसकी डीसीबी आपको लेके जानी होती है सीएलएफ की बैठक में, जिसमें एसएचजी के भिन्न भिन्न स्रोतों से पैसे आते हैं, वो किस्त प्लस ब्याज उसमें लिखते हैं। उसमें 2 पेज होता है, एक ओरिजिनल प्लस एक डुप्लीकेट रहता है। डुप्लीकेट वाला फाड़ के साथ में लेकर आना चाहिए और ओरिजिनल उसी बुक में याददाश्त रिकॉर्ड के लिए रहने देना चाहिए। एक कार्बन कॉपी ऊपर लगा के ये सारी चीजें लिखनी होती है, और जो ओरिजिनल होता है उसको तो बुक में रहने दो, और जो कार्बन कॉपी लगा के आपने जो कार्बन प्रिंट किया उसको आप सीएलएफ की बैठक में लेके जाएं। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो भी दीदी सीएलएफ की बैठक में जाती है। तो इस तरह से ये 4-5 जरूरी दस्तावेज एमपीआर, डीसीबी, पासबुक, ऋण किस्त प्लस ब्याज का चेक आदि जरूर से सीएलएफ की बैठक में वीओ पदाधिकारियों द्वारा लेकर आना चाहिए। अगला पॉइंट है बैठक प्रक्रिया का, ईसी सदस्यों को यू आकार में बैठना चाहिए। इंग्लिश में यू जैसा होता है वैसे सभी सीएलएफ, ईसी व आरजीबी सदस्यों को बैठना चाहिए। ओबी सबके सामने बैठेंगे और ईसी सदस्य यू आकार में बैठेंगे। तो सीएलएफ में बैठने का भी एक तरीका है, जैसे नहीं ऐसे ही नहीं कि कोई कहीं भी हमारे मन में आया वहीं बैठेंगे, आगे पीछे बैठेंगे, कोई बीच में बैठेंगे, कोई कोने में बैठेंगे, कोई कुर्सी पर बैठेंगे, कोई नीचे बैठ गई, ऐसे नहीं चलता है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सीएलएफ सामुदायिक संस्था, उसके अपने नियम हैं, तो नियम के हिसाब से चलना चाहिए। वैसे तो आपको जब सीएलएफ बनवाया था तब उसमें आपको जब प्रशिक्षण मिला था उसमें नियम बताए गए थे, उस रजिस्टर में भी नियम लिखवाए होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर नियम होते हैं, तो नियम के हिसाब से चलना होता है। तो नियम आजीविका मिशन ने ये बताया है कि सभी को यू आकार में बैठना चाहिए, इसी सबके सामने बैठेंगे क्योंकि वो इस संगठन का प्रतिनिधि करने वाले सदस्य होते हैं, बाकी सब उनके सामने बैठेंगे। स्टाफ व बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी नियम होते हैं। स्टाफ को इसी सदस्यों के पीछे की साइड बैठना होता है, सामने, आगे, बराबर, बीच में कहीं नहीं बैठना है, या बैठाना होता है। ऐसा नहीं कि वो अधिकारी हैं तो आकर कहीं भी बैठ जाएंगे। अधिकारियों का वैसे तो सीएलएफ की मीटिंग में कोई काम होता नहीं है, अगर वो कभी कोई इशू या कोई भी काम हो या फिर कोई आजीविका से संबंधित कोई काम हो या फिर किसी भी तरह का योजना के बारे में बताने आए हो तो वो आ सकते हैं, लेकिन ईसी के पीछे जो चेयर लगाई, उनके लिए चेयर लगाई जाती है 2-3, वहां पर आके बैठ सकते हैं और बैठक के आजू बाजू बीच में कहीं भी हो नहीं बैठ सकते। एक प्रॉपर तरीका या नियम होता है स्टाफ के लिए भी और अन्य अधिकारी अगर कोई सीएलएफ मीटिंग में आए हो तो। अब मैं आपको सीएलएफ के कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रक्रिया बताती हूँ। क्या होती है। सीएलएफ बीके यानी अकाउंटेंट दीदी को ईसी सदस्यों के बाएं कोने में बैठना चाहिए। अकाउंटेंट दीदी कहाँ बैठेगी? सीएलएफ बीके ईसी सदस्यों के बाएं कोने में बैठेंगी। सीएलएफ स्टाफ और प्रोजेक्ट स्टाफ को ईसी सदस्यों के पीछे बैठना चाहिए। संदर्शक को भी ईसी के पीछे की ओर, संदर्शक यानी जो भी दीदियां आई है या फिर जो भी लोग और आए हैं उनको ईसी के पीछे की ओर बैठना चाहिए। सदस्यों के द्वारा एजेंडा बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, मतलब ईसी सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को आरजीबी व ओबी सभी की आपसी सहमति से अंतिम रूप देकर लागू करने योग्य बनाना चाहिए। अगला बिंदु है एजेंडा बिंदु। ईसी के किसी एक सदस्य द्वारा लिखे जाने चाहिए, यानी हर बार सभी ईसी में से एक एक करके सभी दीदियों को एजेंडा लिखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि उन सभी दीदियों को भी लगना चाहिए ना कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, हम सबको इसको चलाने की सामूहिक जिम्मेदारी है। ईसी सदस्य दीदी सभी पढ़ी लिखी और समझदार इसलिए ही तो चुनी जाती है जब सीएलएफ का गठन होता है। जब आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है तो जो जिम्मेदार दीदियां होती है या पढ़ी लिखी दीदियां होती है उन्हीं को ईसी मेंबर बनाया जाता है और उन्हीं को आरजीबी मेंबर बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिम्मेदार हो और अच्छे से सीएलएफ को चलाए। एजेंडा बिंदुओं को अंतिम रूप देने के बाद प्रत्येक बिंदु पर चर्चा का समय आवंटित किया जाना चाहिए, यानी जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है, तो 10-10 मिनट या 15 मिनट तक एक मुद्दे को चर्चा के लिए दिए जाना चाहिए। नहीं तो 11 बजे बैठेंगे, 2 बजे लंच हो जाएगा,
मुश्किल से टॉपिक पर बात हो पाएगी। इसलिए एक टॉपिक को 8 से 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना होता है। लंच के बाद तो इन मुद्दों को लिखना, लागू करना कुछ और ऑफिस के काम ही हो जाते हैं। कुछ दीदियां जाने की जल्दी भी करने लग जाती हैं। दूर दराज से आने के कारण जल्दी निकलना भी पड़ता है। कुछ समय प्रार्थना, परिचय, समीक्षा और आदि चीजें करने में निकल जाता है। इसलिए 2 मीटिंग के लिए एनआरएलएम द्वारा बोला जाता है। 1 से 15 तारीख तक वाली पहली मीटिंग और 15 से 31 तारीख के बीच किसी भी तारीख को दूसरी बैठक करते हैं। और एक एक बिंदु को यानी एक एक एजेंडे को 5 से 10 मिनट या 8 से 10 मिनट ही देना चाहिए। इस प्रकार करना एक हेल्दी या मॉडल सीएलएफ चलाने के अच्छे गुण होते हैं। वैसे तो आपको नियम बताए हुए होते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर आप मॉडल सीएलएफ चलाना चाहती हो तो 2 मीटिंग करनी चाहिए। और ये जो मैं डिटेल में बता रही हूँ, इस तरह से आपको मीटिंग में एजेंडे बनाने चाहिए। उसके अगला पॉइंट है, अध्यक्ष को समय सीमा बनाए रखनी चाहिए और एजेंडा के अनुसार सुविधा देनी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग पूरे अध्यक्ष के द्वारा ही करनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष ही इस सीएलएफ की पूरी जिम्मेदार होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदार दीदी अध्यक्ष होती है। लेखापाल का काम सिर्फ लिखना होता है और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदियां इसकी जिम्मेदारी देखती है। और अध्यक्ष को समय सीमा बनाए रखने के लिए सबको एजेंडा के अनुसार सुविधा देनी चाहिए। सभी दीदियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सभी एजेंडा बिंदुओं के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष सभी ईसी सदस्यों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें, यानी सभी दीदियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो दीदियां आगे बैठती है या हमेशा बोलती हैं, वो ही चीजों के बारे में बताती हैं, बोलती हैं। पीछे बैठती हैं, जिनको संकोच होता है बोलने में, वो पीछे रह जाती हैं और वो कभी बोल ही नहीं पाती। तो उनको मौका देना चाहिए बोलने का, समझाने का, क्योंकि यहाँ पर सब दीदियां समान हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं है। पदों पर भी उन दीदियों को उन सभी दीदियों ने ही चुनकर बैठाया होता है। तो अध्यक्ष दीदी की ये जिम्मेदारी होती है कि सब दीदियों को बोलने, समझाने, समझने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और धीरे धीरे सब दीदियां समझने, बोलने लग जाती हैं, सब अपनी भागीदारी देने लग जाती है। ये अच्छे संकुल संगठन की निशानी होती है। जैसे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी से ही संभव हो पाएगा। तो सभी को बराबर भागीदारी इसमें करनी भी चाहिए। सभी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो सीएलएफ की जिम्मेदार दीदियां हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर कोई सदस्य बीच में बैठक छोड़ना चाहता है तो उसे ईसी की अनुमति लेनी चाहिए। ये सबसे जरूरी नियम है सीएलएफ बैठक का, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक मीटिंग है। सीएलएफ के नियम के हिसाब से इसमें चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 11 बजे की बजाय 12:30 बजे पहुंचते हैं और 1 बजे वापस जा रहे हैं। अगर लेट आते हैं तो जुर्माना होता है और जाना है तो ईसी सदस्यों तथा सीएलएफ के पदाधिकारियों की अनुमति से ही जाना होता है। अगर कोई इमरजेंसी कार्य हो तो अन्यथा नहीं आप जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। और स्टाफ को भी मैं बताना चाहती हूँ, वहाँ का बीपीएम हो या एरिया कोऑर्डिनेटर हो या पीएमआईएस हो या क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हो, क्लस्टर मैनेजर हो, आप किसी को जाने का या आने का अनुमति देने का हकदार नहीं है। ये एक सिर्फ ईसी मेंबर्स का हक है। बैठक में जो भी होता है या ओबीस को बताकर, यानी ऑफिस बेरर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। ऑफिस बेरर किसको बोलते हैं? जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव जो होती है उनको ही बताकर जाना चाहिए सबसे पहले कि हम जा रहे हैं, हमें फला काम है। स्टाफ को नहीं बताकर जा सकते। भले ही स्टाफ को बताए, लेकिन बिना ओबीस या ईसी सदस्य को बोले या बताए बिना खाली स्टाफ को बोलकर या बताकर जाना गलत बात है। ओबीस को बोल दिया, फिर स्टाफ को भी बोल दिया, तब ठीक है, लेकिन आप स्टाफ को बोलकर सीधा नहीं जा सकते और स्टाफ इसमें परमिशन भी नहीं दे सकता। सीएलएफ की मीटिंग में परमिशन देने वाले सिर्फ ओबीस होते हैं, ईसी सदस्य होते हैं और ऑफिस बेरर जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। ईसी को, ओबीस को बताया जाने का, स्टाफ को नहीं बताया तो चलेगा, लेकिन सीएलएफ की मीटिंग का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सीएलएफ सदस्यों का ही होता है, क्योंकि स्टाफ तो कभी भी चेंज होता रहता है, लेकिन सीएलएफ में जुड़े सभी समूह वीओ की दीदियां हमेशा के लिए सदस्य होती हैं, इसलिए डिसीजन उनका होना चाहिए। ऐसा एनआरएलएम के नियमों में बताया गया है। मैं कोई मेरे मन से नहीं बता रही हूँ, ये एनआरएलएम के नियम में ये होता है
कि आप स्टाफ तो कभी 3 महीने में या साल भर में, 2 साल में, 3 साल में चेंज होता रहता है, लेकिन जो दीदियां SHG, VO और CLF की जो दीदियां हैं वो कभी चेंज नहीं होती, वो परमानेंट उनकी सदस्य होती है, तो उनको बताकर ही जाना होता है। अगला पॉइंट है, बैठक बंद करने से पहले बैठक के दौरान लिए गए सभी निर्णयों को पढ़कर सुनाना चाहिए। यानी सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक जो मुद्दों पर बात की उनको लिखा, चर्चा की, निर्णय लिए, लेकिन अंत में जल्दबाजी करके ऑटो जा रहा है, गाड़ी जा रही है, बस का समय हो गया है, ऐसा नहीं करना होता है। इसलिए सब कुछ समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करके निर्णय लिया गया है। उन सबको पढ़कर सुनाना वो जिम्मेदारी है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। उनको अच्छे से पढ़ना नहीं आता है तो मैनेजर है या अकाउंटेंट, जो भी अच्छे से पढ़ी लिखी दीदियां हैं, उनको बोलिए पढ़कर बताने के लिए, लेकिन सारे निर्णय बताने चाहिए इसी लोगों को और RGB सदस्यों को, और उसके बाद ही मीटिंग को खत्म करना होता है। मीटिंग का विवरण पढ़ने के बाद सभी सदस्य हस्ताक्षर करना चाहिए। बिना सुन के हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। किसी भी पेज में खाली जगह पर या कुछ जगह छोड़कर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, अर्थात जहां से लिखना खत्म होता है वहां से तुरंत हस्ताक्षर करना चाहिए, क्योंकि अगर खाली जगह छोड़ दोगे तो किसी भी तरह का डिसीजन वो बाद में लिख देंगे और लिखकर आपके हस्ताक्षर के पीछे किसी और के हस्ताक्षर करवा देंगे, तो इस तरह से सही नहीं होगा। अगली बैठक प्रक्रिया इसमें अगला पॉइंट है, बैठक समाप्त करने से पहले अध्यक्ष को महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद दिलाना चाहिए और अगली बैठक की तारीख के बारे में भी याद दिलाना चाहिए। मतलब कि जो ग्राम संगठन या CLF के अध्यक्ष जो भी हैं, उसको 2-3 मिनट के लिए मेन मुद्दे जो भी उस दिन की मीटिंग में रखे थे उनको फिर से दोहराना चाहिए, और अगली मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, या जो भी अगली मीटिंग के बारे में कुछ है वो भी एक बार सब दीदियों को याद दिलाना चाहिए, ताकि अगली मीटिंग में सभी दीदियां टाइम से आए और एजेंडे के अनुसार आए। अगला पॉइंट है, अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक बंद करनी चाहिए। अध्यक्ष जी को सभी EC मेंबर्स एवं CLF कर्मचारी तथा सभी ग्राम संगठनों की प्रतिनिधि दीदियां आई उनका धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक को बंद करना चाहिए। तो ये था CLF में एक आदर्श बैठक करने का तरीका। अगर ये बैठक इसी तरह से होता है तो आपका संगठन मजबूत होगा, अच्छे से चलेगा, सभी दीदियों को चीजें समझ आएंगी, आजीविका चलाने में बढ़ाने के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, दीदियां सशक्त व आत्मनिर्भर बनेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM भारत सरकार का उद्देश्य SHG को लेकर बनाया गया है वो पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश की 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना देख रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा होगा। इस तरह से समूह की दीदियों में स्वयं सहायता समूह के प्रति विश्वास बढ़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके, ताकि नया वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।